नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबरों के साथ। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पीएम मोदी ने खुद बच्चों को संबोधित किया। साथ ही साथ जहां कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित किया, पीएम ने छात्रों को गुरु मंत्र भी दिया इस बीच, और साथ ही छात्रों के बनाए मॉडल के बारे में जानकारी ली। वहीं इसी कड़ी में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से सीएम मनोहर लाल भी जुड़े। बता दें कि सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम के राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं। साथ ही सीएम ने छात्रों के साथ बैठकर पूरा कार्यक्रम भी देखा। तो सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम का दौरा किया। वहीं उन्होंने हुडा सिटी सेंटर, मेट्रो स्टेशन के अंडरपास और फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। साथ ही सेक्टर 111 और 115 में जल आपूर्ति वितरण प्रणाली, सिग्नेचर टावर और इफ्को चौक के फुटओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि गुरुग्राम के विकास में लगातार नए आयाम जुड़ रहे हैं, जिससे हुडा सिटी सेंटर की परियोजना से जाम से मुक्ति मिलेगी। गुरुग्राम एक शहर नहीं बल्कि हरियाणा को दुनिया से जोड़ने का सेतु है। हमें आने वाले वक्त के हिसाब से गुरुग्राम तैयार करना है। गुरुग्राम को स्मार्ट नहीं स्मार्टेस्ट सिटी बनाना है। और आपको बता दें कि गुरुग्राम के वजीराबाद में 11 एकड़ में 212 करोड़ की लागत से बनेगा हम सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर गुरुग्राम का विकास करना चाह रही है। इस मौके पर पार्टी के अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम का दौरा किया। इस बीच प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी गई। अंडरपास, फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जाम से मुक्ति तो मिलेगी। साथ ही साथ इस बीच सीएम मनोहर लाल ने कई और बड़ी सौगातों का उद्घाटन किया है, जहां पर उनका सीधे तौर पर लक्ष्य है कि गुरुग्राम को अब स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्टेस्ट सिटी बनाना है। 115 तक के लिए तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में 134A समाप्त करने के बाद कहा कि किसी को भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे 134A के तहत मौजूदा समय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो पढ़ते रहें, उनका सारा खर्च सरकार संभालेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के तहत गरीब परिवार के बच्चों को और भी अधिक लाभ मिलेगा। पहले 134A के तहत 10% गरीब परिवार के बच्चों को लाभ मिलता था, लेकिन अब 25% बच्चों को लाभ मिलेगा। जहां 300 रुपए दे रहे थे वो हमने 500 रुपए कर दी। जहां 500 रुपए कर रहे थे वहां हमने 700 कर दी। जहां 700 में दे रहे थे वो 900 रुपए हमने कर दी। उनकी एजुकेशन इसी प्रकार से जारी रहेगी। और जो हमने आरटी हमने शुरू की है तो उसमें गरीब व्यक्ति को और ज्यादा लाभ होगा। जहां हम अभी तक 134A के तहत हम केवल 10% बच्चों का एडमिशन करा सकते थे, तो इस नियम के तहत हम 25% बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। और इसमें दूसरा लाभ हमें एक और भी रहेगा कि इसमें केंद्र सरकार की भी मदद उसमें मिलती है। जो राशि खर्च होती है उसमें 60% केंद्र देता है और 40% स्टेट देता है। तो जो राशि हम खर्च करते हैं उतनी राशि खर्च करके लगभग उतनी राशि खर्च करके हम 25% बच्चों को एजुकेशन देने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ इससे सबको लाभ है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस प्रकार से होते हैं जो इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा जिन्होंने बयानबाजी की, खासकर कांग्रेस की अध्यक्षा ने भी बयानबाजी की है कि हमने ये गरीब के खिलाफ किया है। तो 2007 में ये नियम जो लेके आए थे तो कांग्रेस लेके आई थी। तो मुझे ये तो बता दो कि एडमिशन कितने किए थे? सिंगल एक एडमिशन भी नहीं किया। 2007 से नियम तो बन गया लेकिन किया नहीं। 2013 में नियम में सुधार तो किया कि भाई सुधार तो क्या करना था, वो जो 25% था उसको घटा के 10% किया। एडमिशन तब भी एक भी नहीं एडमिशन हुआ। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो 2016 में पहला एडमिशन 134A के तहत जो किया हमने, वो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी उसने किया, हमने किया उसका। तो 1 अप्रैल यानी आज से सरकार ने गेहूं की खरीद शुरू कर दी है, लेकिन पहले दिन जिला हिसार में गेहूं की आवक नहीं हो पाई। वहीं हरियाणा की अनेक अनाज मंडियों में बड़ी मंडी उकलाना अनाज मंडी जो 67 एकड़ में है, वहां किसी भी तरह की व्यवस्था और कोई साफ सफाई नहीं है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने लिया। तो मजदूरों ने भी अनियमितताओं के आरोप लगाए। आइए आपको सुनवाते हैं।
गेहूं अब तक पक्के तैयार नहीं हुई है। पक्का तैयार होने के बाद सारे पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं प्रशासन ने, और हम भी सभी आड़ती तैयार हैं। कोई जैसे ही गेहूं आएगी सुचारू रूप से खरीद चलाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं आने देंगे किसान को। वह फसल पक्के तैयार होगी और मंडी में आएगी तो दाना दाना खरीदा जाएगा, कोई समस्या नहीं आने देंगे। और एक मजदूर भी हमारा अंग है, मजदूर को भी कोई समस्या नहीं आने देंगे। जैसे पानी की है, बिजली की है, सभी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। देखिए, खरीद तो शुरू कर दी, लेकिन अभी तक जो गेहूं उगाना शुरू नहीं हुआ, क्योंकि किसानों को ये लगता है कि अगर अभी इसे गेहूं कटवा ली तो जिस प्रकार पहले मौसर के रूप में सरकार परेशान करती रही है, तो ऐसा ना हो, क्योंकि वो थोड़ा लेट लेकर आएंगे। और प्रशासन जो व्यवस्था की बात करें, यहाँ अभी तक साफ सफाई नहीं है, और जो इतनी बड़ी मंडी है उसके अंदर सिर्फ 6 ही वाटर कूलर सरकार ने लगाए हैं, जो बहुत कम है। सरकार को चाहिए कि ज्यादा वाटर कूलर लगाएं और साफ सफाई की व्यवस्था करें। तो क्या व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको शौचालय दिखाता हूँ। और पानी है ही नहीं, पीने का पानी है ही नहीं। 6 वाटर कूलर है, इतनी बड़ी मंडी के अंदर 6 वाटर कूलरों से क्या होगा। भाई सरकार से हम ये चाहते हैं वाटर कूलर और लगाई जाए। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की जा रही है, जिसको लेकर के आज उकलाना मंडी, जो जिला हिसार में एक बहुत बड़ी मंडी मानी जा रही है, 67 एकड़ में इस मंडी की दुकानें हैं, इसका जो है आंगन है, लेकिन इसमें सफाई व्यवस्था के नाम पर अगर आपको दिखाएं तो कोई ज्यादा काम यहाँ पर मंडी प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। आज मौके पर पहुंच करके हमने देखा कि किस प्रकार से जगह जगह पर हॉल टूटे पड़े हैं। अगर सार्वजनिक शौचालय की बात की जाए तो उसकी भी हालात खस्ता है। अगर पानी की टंकियों की बात की जाए तो इसके ऊपर लिखा हुआ है टंकी की सफाई जो है वो 1/9/2021 को हुई थी। एक इसकी टंकी जो है चल रही है, एक में पानी नहीं आ रहा। हमारे साथ बहुत सारे मजदूर यहाँ पर हैं, तो हम उनसे बात भी कर लेते हैं। किस तरह की दिक्कतें आज यहाँ पर है? दिक्कतें क्या क्या हैं? दिक्कत यही है कि बाथरूम 6 बजे 7 बजे शाम को बंद कर देता है और 9 बजे 8 बजे बंद खोलता है वो। एक तो रात को बाथरूम नहीं यूज कर सकते। हाँ जी, बहुत परेशानी होता है हम लोग। और साफ सफाई कितनी है उसमें? साफ सफाई तो टूटी भी देख लो कैसे चलता है, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है। जितने में पानी एक बोतल भरता है इतने में हम लोग का काम मजदूरी काम रुकता है इतना जी। पानी और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? और क्या क्या दिक्कतें बताइए जी। यही दिक्कत है जी, बस ये एक तो शौचालय है जो ये सफाई होनी चाहिए, और जो पानी की व्यवस्था वो होनी चाहिए जी। मजदूर के लिए तो पानी, मजदूर क्या है तो सभी के लिए पानी तो होता ही है। बिल्कुल। हाँ, ये तो बहुत खास होता है, पानी बगैर तो कुछ है ही नहीं। तो पानी की समस्या है, और जैसे शौचालय में है गंद मचा पड़ा रहा है तो उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। भी पानी की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। अब आपके सामने देखो, एक टूटी चल रही है, एक नहीं चल रही है। अब एक टूटी में क्या होगा, एक टूटी में और पानी भी थोड़ा थोड़ा आता है इसमें। देखिए, काफी सारी समस्याएं उकलाना मंडी जिला हिसार की ये बहुत बड़ी मंडी है, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर नजर आ रही है। प्रशासन दावे कर रहा है कि हमने यहाँ पर 6 वाटर कूलर लगा दिए, लेकिन सामने जो आप देख रहे हैं बॉक्स, उसके अंदर कोई वाटर कूलर नहीं है। सिर्फ 6 वाटर कूलर 67 एकड़ की इस मंडी के अंदर लगाए गए हैं। और उसके साथ साफ सफाई की बात करें तो जिस प्रकार मजदूर लोग यहाँ पर बता रहे थे कितनी दिक्कतें इनको है। अगर एक मजदूर पानी भरने के लिए, एक बोतल भरने के लिए आता है तो उसको काफी समय लग जाता है और बाकी लाइन लग जाती है। लेकिन प्रशासन जो दावे कर रहा है वो दावे पहले दिन ही अगर दावे बनकर रह जाते हैं तो आने वाले समय में जब यहाँ सैकड़ों किसान अपनी गेहूं लेकर के आएंगे, इस मंडी में भीड़ मच जाएगी, यहाँ पर पांव रखने के लिए जगह नहीं होगी, तो उस समय कैसे किसानों को पानी मिलेगा, कैसे यहाँ पर व्यवस्था मिलेगी। और इस पर अपने आप में मंडी प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि तुरंत प्रभाव से जिला प्रशासन को और सरकार को उकलाना मंडी को लेकर के संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। अपने सहयोगी के साथ अनूप पुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने भले ही प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की फसल खरीदने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अभी तक पलवल में सरकार के आदेशों का पालन होता दिखाई नहीं दिया। गेहूं की फसल की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसान बेहद ही मायूस हो गए हैं। ऐसी कोई जानकारी नहीं है, पर सरकार ने बोल दिया है खरीद करेंगे, पर अभी तो कोई आड़ती वगैरह कोई नहीं खरीद रहा है। गेहूँ सब किसानों का यहीं नहीं पड़ा है। मौसम भी खराब हो सकता है, कोई
अनाज खराब होने की स्थिति होती है। कुछ किसान ऐसे होते हैं कि नाराज हो जाते हैं तो अपने गेहूं को रेट सही नहीं मिलने पर वापसी भी ले जाते हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने जो वर्कर होते हैं उनको उनकी ड्यूटी भी लगानी चाहिए। और मंडी में एक समस्या हो रहा है, यहाँ पे पानी की बहुत समस्या होती है, पानी भर जाता तो किसान का गेहूँ भी बीच। पहले महंगे पेट्रोल डीजल ने आग लगाई और अब टोल टैक्स ने भी यात्रा का खर्च बढ़ा दिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरें 10% तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही देश के हर रूट पर छोटी से बड़ी गाड़ियों के लिए टोल की दरें भी बदल गई। हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने टोल टैक्स का जायजा लिया। आइए आपको सुनवाते हैं। NHAI की नई गाइडलाइन के अनुसार टोल प्लाजों पर रेट बढ़ा दिए गए हैं। इस वक्त हम हिसार के सरसोद बिचपड़ी टोल प्लाजा पर मौजूद हैं। यहाँ पर आज नई दरों के साथ रेट लागू कर दिए गए हैं। फिलहाल जो रेट पहले 105 रुपए थे वो 115 रुपए सिंगल हो चुका है। एक तरफ जाने के 115 रुपए अब आने जाने वाले व्हीकल से लिए जा रहे हैं। ये छोटी कार और गाड़ियों के लिए है, बड़े व्हीकल के लिए भी इसी प्रकार से जो रेटों में नई बढ़ोतरी हुई है वो लागू कर दी गई है। पहले ही लोग डीजल और पेट्रोल गैस की महंगाई से त्राही त्राही कर रहे थे और एक बार फिर से कहीं न कहीं टोल प्लाजा के रेट बढ़ने से भी आम लोगों की जेब पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। तो IMT मानेसर में सेक्टर 8 की ग्रीन बेल्ट में जलते कूड़े से लोग परेशान हैं। उन्होंने ना चाहते हुए भी जहरीले धुएं में जीना पड़ रहा है, जिससे लोगों में कई बीमारियां होने का खतरा बना हुआ है। हमारे सहयोगी ईश्वर सिंह की ग्राउंड जीरो से जलते हुए कूड़े पर लोगों से बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। मानेसर नगर निगम को लगभग 1.5 साल बने हुए हो गया। मानेसर नगर निगम में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। मेरे पीछे देखिए मानेसर नगर निगम के करामात। यहाँ सुबह से आग लगी हुई है और इस आग से लोगों को परेशानी खासा उठानी पड़ रही है। मैं कैमरामैन से कहूँ, ये दिखाइए आप कैसे क्या धुआं निकल रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। जानते हैं लोगों से क्या क्या समस्याएं हैं। जो यहाँ पे कचरा लगा हुआ है, कचरे का जो अंबार लगा हुआ है, उससे आप देखो खासा परेशानी हो रही है। यहाँ पे जो भी रिहायशी इलाका है, किराएदार रहते हैं, तकरीबन यहाँ पे 5-7 हजार किराएदार रहते होंगे, उनको सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही होगी। सुबह से यहाँ पे आग लगी हुई है, पूरा धुआं पूरा एरिया कवर कर रहा है। इस हिसाब से ऐसा लगता है अगर 2-4 दिन ये अगर रहा तो सबको अस्थमा की परेशानी हो जाएगी और सब गंभीर बीमारियों से परेशान हो जाएंगे। ये आग भी बुझा नहीं पा रहे हैं। एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई हुई है, कम से कम 5 या 6 गाड़ियां जाके अगर इस आग के काबू पाए तो जा सके तो हो सकता है। बहुत घनी परेशानी हो रही है, सांस लेने में परेशानी है। सगड़ा किराएदार भाजन हो रहे हैं। रोजाना ऐसी रहता है? ये रोजाना सही रहा, कभी एक आध दिन बंद हो जाए फिर रोजाना यही हो जाए। नगर निगम में कोई आपने कंप्लेंट की या कोई? भाई हम तो अनपढ़ आदमी कंप्लेंट आवे ना भाई, गांव कोई करना रहे क्यों, गांव ने वो है, हमने किराए का मकान ये खरीद के बनाया था, तो सुख पाएगा जमीन का पैसा था, ये हमारे किराएदार भाजन हो रहे हैं। मतलब क्या करें हम, तो बहुत ज्यादा परेशानी आपको? बहुत ज्यादा। आखिरकार सवाल उठता है कि इस कूड़े को डालने वाले लोग कौन है, इस कूड़े में आग लगाने वाले लोग कौन है। इस मानेसर नगर निगम में 2 अथॉरिटी है, HSIDC और मानेसर नगर निगम। मानेसर नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से क्यों दूर जा रहा है, यही हाल अगर पूछे तो हम HSIDC से, ये HSIDC की जगह है जहाँ कूड़े में आग लगाई जा रही है। HSIDC मानेसर और मानेसर नगर निगम क्या कर रहे हैं, सवाल उठता है उनके ऊपर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ईश्वर सिंह, हर खबर हरियाणा, मानेसर। तो कूड़ा लगातार जलता हुआ वहां पर है और साथ ही साथ लोगों को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। लोगों की शिकायत है, स्थानीय लोगों का कहना है बीमारियों का लगातार खतरा बना रहता है। सिरसा के गांव कर्मशाना की महिला किसान ने देश के उन किसानों के सामने एक मिसाल पेश की है जो खेती को घाटे का सौदा मान खेती से किनारा करने का मूड बना चुके हैं। दरअसल महिला किसान सुमित्रा रानी पिछले काफी समय से परंपरागत खेती को अलविदा मछली पालन की खेती कर रही है। महिला ने परंपरागत खेती को छोड़ दिया है। हरियाणा सरकार की ओर से मछली पालन की खेती करने वाले किसानों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे किसान भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं।
कोई दो राय नहीं कि हम जो परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, चाहे वो इस क्षेत्र में धान की फसल रही हो, कपास की फसल रही हो या गेहूं की फसल रही हो, ग्वार फसल रही हो, किसी तरह की, क्योंकि हम परंपरागत खेती पे ही करते आ रहे हैं और बहुत ही विश्वसनीय तरीके से हम परंपरागत खेती पे रहे हैं। और ये जो सफ़ेद झींगा है, ये अपने आप में एक समुद्री कल्चर या रहे, प्राकृतिक रूप से ये खारे पानी में जो समुद्री क्षेत्र है उनमें रहता होता है, परंतु हमारे यहाँ किसी तरह का कोई प्राकृतिक जलाशय या बहुत बड़े भू क्षेत्र में मतलब खारे पानी का नहीं है। पर भूमिगत जो जल क्षेत्र है हमारा लगभग 100 फुट से नीचे या 80 फुट से नीचे जितना जाएं, और अब जो इन क्षेत्रों में जो लगातार ट्यूबवेल के पानी का जो दोहन हो रहा है, उसके लगातार पानी के निकालने से जो नीचे का पानी है वो खारापन चला रहा है। हमने पिछले साल शुरू किया है 2021 में, तो हमने ऐसे नेट पे देखा, अखबारों में पढ़ा और फिर कई जगह मेले लगे हुए वहाँ देखा। उसके बाद हम सिरसा मछली विभाग में गए, वहाँ मिले हमें जगदीश जी मत्स्य अधिकारी जो है वहाँ, जगदीश जी और बीजमोहन जी, उनसे हमने बात की। उन्होंने हमें इस बारे में गाइड किया और उन्होंने बताया भी ये खारे पानी में होता है और सफेद झींगा है। हाँ जी सर, मैंने ये खेती जो झींगे की खेती है वो हमारे पहले जो हमारे नरमा और जो सरसों या गेहूं जो आम रवायती खेती है वो चल रही थी, और मैं कंप्यूटर साइंस में MSc हूँ और जॉब वगैरह का आपको भी पता है सिस्टम नहीं ठीक चल रहा था और प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे थे। धीरे धीरे IMC का जो सबसे पहले स्टार्ट किया था और उसमें लगा अभी मछली के क्षेत्र में थोड़ा स्कोप ज्यादा है काम करने के लिए। 2016-17 में ये झींगे का जो प्लांट हमारे एरिया में लगने शुरू हुए और जो पहली साइड हमारे यहाँ पे लगी थी, काड़ा वाली साइड लगी थी, मैं वहाँ पे भी विजिट करके आया और भी 2-4 साइटें विजिट की। उसके बाद लगा अभी चलो इस काम में हाथ आजमा दिए। तो शिक्षा विभाग के निर्देश पर प्रदेश भर के स्कूलों के अध्यापक बच्चों को सरकारी स्कूलों के साथ जोड़ने की कवायद में लगे हुए हैं। विभाग का प्रयास है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला हो, जिसको लेकर कैथल में स्कूलों के अध्यापक जहां एक और घर घर जाकर बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलवाने के लिए प्रेरित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर नए बच्चों का अनोखे अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। बता दें कि गांव में बच्चों को तिलक लगाकर और रिबन कटवाकर स्वागत किया गया और साथ ही ढोल नगाड़े भी बजाए गए, जिस पर बच्चे थिरकते हुए नजर आए। बहुत खुशी है सानू, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਧੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ कि बच्चों को और भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई मिले। के यहाँ पर प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, इसी कड़ी के अंदर हमने यहाँ पर इस त्योहार को एक जो है उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमने यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ बच्चों का स्वागत किया है और यहाँ पर हम बड़े ही हर्षोल्लास से हम जो आज प्रवेश उत्सव को मनाया जा रहा है। यहाँ पर जी सर, हरियाणा सरकार द्वारा जो है समय समय पर बच्चों को यहाँ पर वर्दी और वजीफा और अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारा स्कूल यहाँ पर सभी सुविधाओं से जो है परिपूर्ण है। यहाँ पर हरा भरा प्रांगण है। तो नूंह जिले में स्कूलों से ड्रॉप आउट हो रहे बच्चों को स्कूल लाने के लिए जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी अब गंभीर नजर आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत जिले के रहना गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय से सरकारी विद्यालय में प्रवेश और शिक्षा जन जागरण पदयात्रा करके हुई है। इस यात्रा का संदेश जिले के सभी बच्चों तक पहुंचेगा, जिससे सभी बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला ले सके। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अब मेवात पिछड़ा नहीं रहेगा, घर घर जाकर शिक्षा की अलख जगाने का काम किया जा रहा है। इसमें जिले की बालिकाएं भी साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अच्छी शुरुआत है और मैं तो ये कहूंगा कि मेवात के इतिहास में इस पैदल यात्रा ने, प्रवेश यात्रा ने एक इतिहास रच दिया है और ये मेवात के अंदर परिवर्तन, शिक्षा में परिवर्तन लाने का एक कार्य करेगी। आप सब जानते हैं परिवर्तन एक प्राकृतिक नियम है। मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि ये जो पदयात्रा है जिसके अंदर ये जागरूकता आएगी
कि भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे ही खुद के बच्चे, जो हमारे ही बच्चे हैं, ये आज दूसरों को जागरूक करेंगे तो आने वाली जो टाइम है उसके अंदर इस यात्रा से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और जो सरकारी स्कूलों के प्रति और जो रुझान है वो और ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है कि हम समाज और कम्युनिटी से मिलके जब चलते हैं तो इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा हमें ये होगा कि जो हमारी सरकार है, जो मेवात को एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट और पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट से ऊपर उभारने के लिए बनी है, तो उसके अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा वो हमारी हो रहा है कि मैं श्री सदीक अहमद खंड शिक्षा नूं 17 फरवरी को 4 संभाला है। संभालते ही सारे ब्लॉक को मैंने मॉनिटरिंग करके बोर्ड क्लासों पे अपना फोकस किया है। अब नया सत्र 2022-23 जैसे शुरू हुआ है, मेरे समक्ष और मेरे बराबर मेरे शिक्षा के दोनों पिलर बड़े उच्चाधिकारी मौजूद हैं। इनके सहयोग और सानिध्य और इनकी सपोर्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए इस पदयात्रा को पूरे हरियाणा नहीं पूरे राष्ट्र में इसका संदेश फैलाएंगे और मेवात अब बैकवर्ड नहीं रहेगा बल्कि घर घर तक शिक्षा की अलग जगाएंगे। तो महेंद्रगढ़ में प्रशासन ने जो रेलवे रोड पर पुलिस लाइन के साथ रोड पर मौजूद दुकानों और खोखों पर पीला पंजा चला दिया है, जिससे लोगों में भारी रोष है। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान लोग आंसू बहा रहे हैं। वहीं इसे रोकने के लिए स्थानीय नेताओं का तांता लगाया, लेकिन प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी। इस दौरान लोगों ने इसकी सूचना पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को दी। वहीं मंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर एसडीएम से बात कर कार्रवाई को रुकवाया। साथ ही आश्वासन दिया कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने कहा कि हम कार्रवाई की घोर निंदा करते हैं। साथ ही एसडीएम ने कहा कि आज की कार्रवाई को वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन इन दुकानदारों को दूसरी जगह देकर स्थापित करवाने का कार्य करेंगे। घटना मेरी नगरी में हुई। हम नॉर्मल बैठक में थे तो तुरंत मैं आया और जेसीबी के आगे खड़ा हुआ। एसडीएम साहब दिनेश कुमार जी बैठे हैं, लगातार इनसे फोन पर बात और माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के नोटिस में सारी बातें मैंने डाल दी। मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, एसडीएम दिनेश कुमार जी, उनसे लगातार हमारी बात होती रही है। 32 भूखे वालों के साथ बैठा के एसडीएम साहब से हमारी बात हो रही थी और एक समझौता हुआ था कि भाई इन सबको अल्टरनेट जगह पर बसाया था। देखिए, सिविल हॉस्पिटल के सामने रेलवे रोड पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रोचमेंट्स है, इसको हटाने के लिए पहले भी रेवेन्यू कोर्ट में भी नोटिस वगैरह दिए गए थे। यहाँ पर जिन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा है उनको भी नोटिस वगैरह दिए गए थे। एडिक्वेट टाइम दिया गया था, अनाउंसमेंट किया गया है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है कि आप अपना सामान हटा लें, ये इंक्रोचमेंट इलीगल है। और बताने के बाद भी कुछ लोगों ने हटाए हैं, कुछ लोगों ने नहीं हटाए हैं, तो नियम अनुसार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और किसी को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। लेकिन लोगों से भी ये अपील है कि क्योंकि जो प्रोसेस है पूरा नियमानुसार किया जा रहा है, उनको सफिशिएंट टाइम दिया गया है, तो अपना सामान हटा लें और कोऑपरेट करें, इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आज जो ये रेलवे रोड पर 34 खोखे वालों के साथ जो घटना हुई है, जिस तरह से इनको उजाड़ा गया है, ये बड़ा ही निंदनीय कार्य है। इस तरह से वहाँ जेसीबी चलाई जा रही थी जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर कोई कब्जा ले रहा हो। ये बेचारे 34 परिवार आज रोड के ऊपर आ गए हैं और इस कार्रवाई की मैं घोर निंदा करता हूं और मैं प्रदेश कार्य समिति का मेंबर होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ये कार्रवाई, इतनी बड़ी कार्रवाई, इतना बड़ा पुलिस फोर्स, जिस समय हम वहां मौके के ऊपर पहुंचे तो मैं वहां सामने खड़ा था
हमारे शर्मा जी साइड में आप लोगों को शायद कुछ बोल रहे थे, उस समय लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया गया। फिलहाल खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।